Hello friends, welcome to this video. In this video, we will be discussing about the CAIB, उसका important component बैंक financial management और मॉड्यूल डी का penultimate chapter that is chapter number 30 इसको हम discuss कर रहे हैं. Okay, this chapter is on interest rate risk management. Okay, yes, the BFM subject is mostly about risk management and यहाँ पर हम बैंक के balance sheet से relate करते हुए we'll be talking about the interest rate risk management. So how can we initially think about this interest rate risk? Interest rate risk होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो बैंक का मेजर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इनकम आता है that comes from the difference in the, ये तो कोर हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी है बैंक का कि it takes the deposits and it gives out लोन्स एंड एडवांसेस है ना, इस तरीके से बैंक कमाता है. तो डिपॉजिट्स में लेट्स से इट इज गिविंग द डिपॉजिट्स एट 2% just as an example and loan at 10%. The net interest income, that is the difference between the interest that it is receiving and interest expenses जो वो कर रहा है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 8%. तो this is what is the bank going to earn. Now there are two interest rates involved here. ठीक है, अगर ये लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बीच में अनएंटिसिपेटेड वे में बढ़ गया, तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो श्रिंक होने लगता है. ठीक है, तो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस थिंग वेयर इन द वेरिएशन इन द एसेट्स में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है, इसके वजह से देयर इज अ रिस्क. ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क. जनरली प्रीवियसली बैंक्स यूज्ड टू हैव दिस 363 फॉर्मूला इंडिया में 1970 तक. 363 क्या है? 3% का जो है डिपॉजिट लो, 3% पे डिपॉजिट लो, 6% पे आप लोन दो एंड 3 बजे तक बैंक से निकल कर घर आ जाओ. ठीक है, सो दिस वाज व्हाट यूज्ड टू हैपन. ओके, देयर वाज नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, सो दिस इज नोन एज द 363 सेटअप. ठीक है, बट रिसेंटली बिकॉज ट्रेजरी है, इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग तरह के, लोन के डिफरेंट टर्म्स है एंड देयर आर आल्सो ऑप्शंस इन्वॉल्वड इंक्लूडेड इन दीज लोन्स. ओके, ऑप्शंस इन द सेंस जो भी लोन है जनरली जो मैच्योरिटी पीरियड है, लेट्स से 1 ईयर का लोन लिया हुआ है, तो 1 ईयर से पहले आप पेमेंट करोगे तो समटाइम्स आपको जो है एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है बिकॉज प्री पेमेंट की वजह से बैंक को लॉस होता है. तो ऐसा जब होता है इसमें ऑप्शंस लिया जा सकता है. ऑप्शन लेने का मतलब है यू पे समथिंग एंड छोटा सा ऑप्शन आपको मिलता है. ऑप्शन गिव्स यू ऑब्वियसली द ऑप्शन टू प्री पे विदाउट एनी लॉसेस या एक्स्ट्रा पेमेंट्स. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया. ऐसे ही ऑप्शंस लायबिलिटी रिलेटेड है कि आप बीच में ही अपना पैसा खींच सकते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक आउट द मनी. तो ऐसी चीज है. अब 1970s 80s और 90s में अगर हम देखें इंडिया में मेजर जो बैंक फेलियर्स हुए थे, दोज वर बिकॉज लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स. सो दैट वाज अ टाइम ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बैंक्स वर द मेजर वी कैन से फाइनेंसर फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऐसे में बैंक्स जो भी लोन्स देते थे वो लॉन्ग टर्म के लिए देते थे ज्यादातर, और ये लॉन्ग टर्म के लोन्स को वो फाइनेंस करते थे थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए लोन जो दिया जा रहा है लेट्स से 10 ईयर्स के लिए, और जो लायबिलिटीज जो डिपॉजिट्स लिए जा रहे हैं वो सब काफी कम टाइम के लिए 6 मंथ्स वाले या फिर 1 ईयर वाले डिपॉजिट्स हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से 6 मंथ्स का डिपॉजिट आपने लिया 3% पे एंड लॉन्ग टर्म का लोन आपने 6% पे दिया है, बट आफ्टर 6 मंथ्स यू हैव सीन द इंटरेस्ट रेट, ये इस पे जो है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 5% हो गया. आपका लोन अभी भी 6% पे है ना, तो लेट्स से 5% से ज्यादा हो जा रहा है 7%, तो आपका लोन 6%, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ लॉस बिकॉज ये लोन का मनी आप अर्ली तो पेमेंट नहीं करवा सकते फॉर योर ओन बेनिफिट. तो दैट इज द थिंग. तो बैंक फेल्स, लॉस हो रहा है तो फेल ही होगा. एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं. इट इज ऑल रिलेटेड टू द नेट इंटरेस्ट इनकम वेयर इन द नेट इंटरेस्ट इनकम हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड. ठीक है, हाउ इट विल बी मैक्सिमाइज्ड, एसेट्स पर जो इनकम हो रहा है वो मैक्सिमम करना है, लायबिलिटीज पर जो एक्सपेंस हो रहा है दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का, एसेट्स पर क्या चेंजेस होता है इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन होने के वजह से. ठीक है, तो एसेट के मार्केट वैल्यू में वेरिएशन आ जाता है. तो एसेट यानी कि लोन जो भी आपने दिया है इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट कैश फ्लोज दैट हैपन. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव गिवन अ लोन ऑफ 100 रुपीज फॉर 3 years at
8% इंटरेस्ट रेट, तो क्या कैश फ्लो है? फर्स्ट ईयर में यू विल सी देयर इज अ कैश फ्लो ऑफ 8 रुपीज, वाई 8% इंटरेस्ट रेट पर annum. सेकेंड ईयर में यू विल सी अ कैश फ्लो ऑफ 8 रुपीज अगेन. थर्ड ईयर में यू विल सी अ कैश फ्लो ऑफ 8 रुपीज इंटरेस्ट प्लस 100 रुपीज प्रिंसिपल, 108 रुपीज. ठीक है, तो ये सारा हमारा कैश फ्लो है. एंड यहाँ पर मार्केट वैल्यू इस पर्टिकुलर लोन का विच इज गिवन 100 रुपीज 3 years 8% का, अगर हम लोन का मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दिस इज आफ्टर 1 year 8 रुपीज. ठीक है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यूज हमें निकालना होता है. वी हैव टू गेट द प्रेजेंट वैल्यूज. तो ड्यूरेशन मेथड में हम ये करते थे, आई होप यू रिमेंबर. तो वी हैव टू कम अप विद द प्रेजेंट वैल्यूज, ऐड ऑल ऑफ देम, और वो प्रेजेंट वैल्यू जितना भी आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. ठीक है, तो एसेट का मार्केट वैल्यू कितना है वो चीज एसेस करके एक्चुअली ये जो है देखा जाता है वेदर प्रॉपर मार्केट वैल्यू इस पर्टिकुलर एसेट का है या नहीं. अगर मार्केट वैल्यू सही नहीं है तो इन दैट केस ऑब्वियसली द बैंक इज गोइंग फॉर अ लॉस. ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अब देखिए मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू, सारे जो हमारे फ्यूचर कैश प्रेजेंट जो हमारे पास मनी है प्लस फ्यूचर कैश फ्लोज जो भी होने वाले हैं उन सभी को ऐड कर दो, करंट मनी, करंट वैल्यू प्लस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन वील गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द एसेट्स. ठीक है, तो उस तरीके से है. तो एसेट्स का आ गया, लाइबिलिटीज का सब्ट्रैक्ट करो, ऑफ बैलेंस शीट का ऐड करो, इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू. तो एसेट्स का मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर 3. r क्या है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, t यहाँ पे टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड के लिए ये हो रहा है. ओके, सो लेट्स से जो 8 रुपीज है, 1 साल बाद आने वाला है, इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो ये क्या होगा? कैश फ्लो इज 8 डिवाइडेड बाय 1 + r. 1% यहाँ पर जो है, सॉरी द इंटरेस्ट रेट इज 8% है ना, तो 8/100 ये कितना होगा? 0.08. तो 1 + 0.08 टू द पावर 1 ईयर का है तो 1. ठीक है, 8/1.08 ऐसा कुछ, 7.6 ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा. ठीक है, तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. तो ऐसे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी कैन सारे प्रेजेंट वैल्यूज हम ऐड करेंगे सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का, एंड वील गेट along with the current value, so we'll be getting the market value of the assets. अब if the interest rate increases, what is going to happen to the present value actually? ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये जो डिनोमिनेटर में है ये इंक्रीज होगा. जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है देन द प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूसेस, इजंट इट? लेट्स हैव अ लुक, एक एग्जांपल लेते हैं. 5% जब इंटरेस्ट रेट है 1000 रुपीज पे, टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो आपका 952 के आसपास प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1000 का. अब 10% इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया, ठीक है, उस लोन का इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो वैसे में यू आर हैविंग अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 909. Okay, so the present value actually reduces if the interest rate increases. So interest rate increase means increase discount rate on the cash flows and decrease the market value. तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है देन मार्केट वैल्यू एक्चुअली रिड्यूस होता है. अब इंटरेस्ट रेट जब गिरता है लाइक 10 से 5 हुआ तो आपका प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एंड ऐड करने के बाद मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगा. तो दिस इज हाउ दिस वेरीज एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद एन एग्जांपल आल्सो. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क? डिफरेंट अगर प्रिंसिपल अमाउंट्स, मैच्योरिटी, रिप्राइसिंग, वी हैव सीन मेनी टाइम्स. ठीक है, अगर आपका एक एसेट है, लेट्स से कोई लोन है, उसका पेमेंट 1 ईयर के बाद होने वाला है, बट दिस इज ओनली 900 रुपीज, बट आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज ऑन अ पर्टिकुलर लायबिलिटी. तो ऐसे केस में यू हैव टू बोरो 100 रुपीज फ्रॉम समवेयर, इजंट इट? सो दैट इज नोन एज अ डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसके मेच्योरिटी डेट्स अगर डिफरेंस है, 1 ईयर आपने सोचा बट ये जो है 6 मंथ्स में ही पैसा वापस आ गया, तो ऐसे में वी विल बी हैविंग अ मिसमैच. रीप्राइसिंग डेट्स यहाँ पर अलग है, तो जैसे ये आप जो है 6 मंथ्स का आ गया, then what you will do, you will again give this loan for 6 months and then after 6 months it comes, but आने के बाद ये जो amount है, this amount may be varying, so that is why we can say there is a variation in the repricing date. That is why this interest rate risk actually exists because of these things. There are different kinds of interest rate risks that we can see here, and different kinds of risk इस पूरे सिनेरियो में आते हैं. First one is a gap or mismatch risk. Gap risk क्यों होता है? Same thing, मेच्योरिटी में वेरिएशंस हैं, यानी कि ये 1 ईयर या 6 मंथ है, ऐसा मेच्योरिटी डेट्स अलग है, अमाउंट्स अलग है. लेट्स से 900 है, 1000 है, तो
100 रुपीज यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, एंड रीप्राइसिंग डेट्स, मेच्योरिटी डेट्स जो है वो भी अलग है। तो ऐसे में वी विल बी सीइंग की गैप या मिसमैच रिस्क होता है। देन देयर इज बेसिस रिस्क, अबाउट दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बट नाउ बेसिस रिस्क इज नथिंग बट ये दोनों जो इंटरेस्ट रेट्स है, लेट अस सी टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो भी लोन का अमाउंट आ रहा है दैट इज गिविंग अस 10% इंटरेस्ट रेट पे पैसा, एंड देन जो भी लायबिलिटी है उस पर यू आर पेइंग लेट्स से 6% इंटरेस्ट रेट, सो यू हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 4% इंटरेस्ट हियर। ठीक है, नाउ लेट अस से देयर इज अ वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट इन डिफरेंट वेज। लेट अस से सेम वेरिएशन है, यहाँ पर 2% इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी 2% इंक्रीज हो गया, तो स्टिल यू हैव अ 4% ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। बट अगर डिफरेंटली वेरी होता है, ये वाला जो है ओनली 1% इंक्रीज हुआ, दिस इंक्रीजेस बाय 2%। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, यू आर गेटिंग एसेट है 11% का एंड लायबिलिटी व्हाट यू आर गेटिंग इज 8%, सो द नेट इंटरेस्ट इनकम हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड। तो देयर इज अ बेसिस रिस्क, ओके, तो देयर इज अ वेरिएशन डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स। दिस हैपेंस बिकॉज द एसेट एंड द लायबिलिटी आर लिंक्ड टू डिफरेंट बेंचमार्क्स। ठीक है, बेंचमार्क्स अलग है, एक रेपो से लिंक्ड हो सकता है, दूसरा आपका किसी और चीज से लाइक ट्रेजरी बिल के इंटरेस्ट यील्ड पे जो है लिंक्ड हो सकता है। तो ऐसे में देयर इज अ डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ दीज टू इंटरेस्ट रेट्स एंड दिस डिफरेंस reduces the net interest income of the bank, because of which we can say there is a drop in the income या फिर there is a loss। ठीक है, प्रॉफिट में ड्रॉप होता है या फिर लॉस होता है। नेक्स्ट इज नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, दिस इज अगेन सिमिलर थिंग, जहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, एसेट एंड लायबिलिटी पर इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में चेंज हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क यहाँ पर क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो आपका आ रहा है, इफ दैट इज रिड्यूसिंग फॉर द बैंक, इन दैट केस वी कैन से किसी और वजह से, लेट्स से ओके, नॉट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट बट द रीजन इज डिफरेंट, एनी रीजन, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर कम हो रहा है देन वी कैन से इट इज गिविंग राइज टू नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। देन देयर इज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है, तो ये वाला तो बड़ा खतरनाक है। तो वी हैव दिस एसेट हियर, वी हैव मैच्ड दिस पर्टिकुलर एसेट, 1000 रुपीज का एसेट है, 1 ईयर में आएगा। ठीक है, मैच कर दिया हमने, यहाँ पे 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी हैव मैच्ड इट विथ 1 ईयर 1000 rupees liability, let's say you are giving a 6% interest, so a net of 4% interest rate is something that the bank is earning, but embedded option, यहाँ पर option दे रखा है कि भाई you can pay it early, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि भाई you can come in the middle and take your liability, so this embedded option actually creates a problem because mismatch हो जाता है। ठीक है, take it early 6 months में आकर अगर इन्होंने पेमेंट कर दी तो obviously that will create a problem for the bank, and if it is resulting in a lower net interest income या फिर in a loss, then obviously that is a big risk for the bank. Then there is yield curve risk, because the interest rates might be linked to the yield of treasury bills etc. ठीक है, तो इसके वजह से अगर यील्ड कर्व में वेरिएशंस आ रहे हैं, यील्ड कर्व इज कितना हमें प्रॉफिट होगा, यील्ड का मतलब होता है ट्रेजरी बिल या फिर इस तरह के बॉन्ड्स में हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेनिंग। तो इफ यू आर गेनिंग लेसर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एंटिसिपेटेड, ऑब्वियसली बैंक का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा या फिर लॉस होगा। प्राइस रिस्क, एसेट सोल्ड बिफोर देयर मैच्योरिटी, दिस इज द सेम थिंग, एसेट अगर आपका जो है सेल हो जा रहा है बिफोर द मैच्योरिटी, 1 ईयर का दिया हुआ है, मैच किया हुआ है, बट 6 मंथ्स में ही दे आर कमिंग एंड पेइंग इट ऑफ। ठीक है, प्राइस रिस्क। देन री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज, लेट्स से you have matched a particular asset with some other liability, again let us take the same example, 1 year 1000 ऐसा मैच किया हुआ है, बट इससे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 एसेट्स ऐसे मैच किए हुए हैं 1 year 1000 ऐसे करके, और ये वाला जो है लेट्स से थोड़ा लेट हो गया पेमेंट करने में, एंड ये वाला मैच के वजह से यू आर एबल टू पे द लायबिलिटी, ये लेट हो गया एंड आफ्टर 1 year इट इज बीइंग पेड, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेट्स से दे हैड टू पे, तो 1100 दे हैव पेड। नाउ 1100 इज नॉट मैच्ड विद एनीथिंग, when it is not matched with anything then what is going to happen is ये 1100 को फिर से आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे, that is very uncertain। अगर आपने यहां पर 10% इंटरेस्ट गेन किया है तो let's say again you want to invest but the market has changed and you are gaining only 5%, so reinvestment risk कैसे होता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट भी अगर पड़ा हुआ हो आपके पास, दैट इज अ डेंजर, सो दैट इज कॉल्ड द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, so these effects are
इफेक्ट्स हम डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड द अर्निंग्स पर्सपेक्टिव. मोस्टली शॉर्ट टर्म का ये पर्सपेक्टिव है एंड नेट इंटरेस्ट इनकम में जो वेरिएशन आ रहा है उसको देखा जाता है. द अदर वन इज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू जो पूरे बैंक का है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज बीइंग असेस्ड. ठीक है, एंड एम्बेडेड लॉसेस ऑब्वियसली आर द लॉसेस बिकॉज ऑफ पास्ट डिसीजंस. ठीक है, पास्ट में आपने एक लॉन्ग टर्म का लोन दे दिया और ये लॉन्ग टर्म का लोन ऐसा दिया आपने कि लेट्स से 5 इयर्स पहले दिया था, ये 10 इयर्स का लोन है, तो आपने ऐसा दिया कि इस पर इंटरेस्ट रेट इज सम 4% एंड नाउ यू आर पेइंग दिस पर्टिकुलर लोन. ये लोन का लोन के पहले आप क्या कर रहे हो, यू आर गेटिंग द लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज आप जो है दे रहे हो एट लेट्स से हायर इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट रेट, 7% इंटरेस्ट रेट. तो पास्ट में लॉन्ग टर्म लोन देके फंस गए हम. ठीक है, इतना सारा पैसा फंसा दिया एंड 4% इंटरेस्ट इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग. नाउ वी आर टेकिंग द लायबिलिटीज या फिर डिपॉजिट्स हम 6 to 7% पे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें लॉस तो होगा. दैट इज एम्बेडेड लॉस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इट. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट 3 ऑफ दीज इन अ स्लाइटली डिटेल्ड मैनर. अर्निंग्स पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेन फोकस इज ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट इनकम अगर कम हो रहा है ऑब्वियसली द शॉर्ट टर्म इनकम जो है वो कम हो रहा है. नाउ बैंक इज नॉट जस्ट गेटिंग द इंटरेस्ट इनकम, इट इज ऑल्सो गेटिंग नॉन इंटरेस्ट इनकम. व्हाट इज अ नॉन इंटरेस्ट इनकम? लेट्स से बैंक ने एक्चुअली किसी का लोन जो है वो सर्विस किया है, यानी सर्विस करने का मतलब है दे हैव टेकन द लोन अमाउंट, ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी जो है वसूल रहे हैं. ऑल्सो दे आर मैनेजिंग द लोन पेपर्स एंड वेरियस कैश फ्लोस दे आर मैनेजिंग एंड गिविंग टू द रेस्पेक्टिव बैंक्स जिनका भी लोन है. ऑल्सो द फाइनल प्रिंसिपल पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट दैट ऑल्सो दे आर मैनेजिंग. सो दैट इज नोन एज द सर्विसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर लोन. तो जब ये मैनेज किया जा रहा है तो whenever there is a variation in the interest rate, तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया है तो ऐसे में ऑल ऑफ द एसेट्स जो है लोन वगैरह है वो लोग आकर अपना लोन वापस करना चाहेंगे, बिकॉज कम इंटरेस्ट रेट पे वापस कर दो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, फटाफट से वापस कर दो. तो दैट इज व्हाट दे वांट. ठीक है, इस तरीके से करते हैं बिकॉज कम इंटरेस्ट रेट है, देन दे विल एंटिसिपेट कि फ्यूचर में और इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, सो दे विल रिटर्न. सो लेट्स से यू हैड 100 लोन्स इन योर पोर्टफोलियो विच यू आर सर्विसिंग, बट बहुत सारे लोन्स रिटर्न हो गए बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो योर पोर्टफोलियो एक्चुअली रिड्यूसेस टू 50 लोन्स, सॉरी. ठीक है, तो 100 लोन्स पे यू आर गेटिंग अ नाइस प्रॉफिट, नाइस नॉन इंटरेस्ट इनकम यू आर गेटिंग, बट 50 पे आधा हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग्स पर्सपेक्टिव? ये मोस्टली नियर टर्म या शॉर्ट टर्म अर्निंग्स से रिलेटेड ही बताता है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं बताता बैंक का, और कॉम्प्रहेंसिव भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे बात कर रहा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम पे. देयर आर वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट्स दैट द बैंक डज, वेरियस अदर रेवेन्यूज फ्रॉम व्हिच द बैंक गेट्स मनी. तो कॉम्प्रहेंसिवली ये नहीं बताता है सारी चीजों के बारे में. नाउ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इज स्लाइटली कॉम्प्रहेंसिव इन कंपैरिजन टू दिस फर्स्ट वन. हियर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, जो वी वर डूइंग अर्लियर ना, मार्केट वैल्यू असेस किया जाता है एंड इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन की वजह से मार्केट वैल्यू पे क्या चेंजेस आ रहे हैं बेस्ड अपॉन द वेरिएशंस इन द प्रेजेंट वैल्यू इज एक्चुअली कैलकुलेटेड. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इन दिस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? नेट कैश फ्लो ऑन द एसेट्स. ठीक है, एसेट्स पर जो कैश फ्लो आ रहा है दैट इज समथिंग दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर बैंक. नाउ लायबिलिटीज पे कैश फ्लो इज मूविंग आउट ऑफ द बैंक, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट. ऑफ बैलेंस शीट्स पे कैश फ्लो इज कमिंग इन बिकॉज द बैंक इज अर्निंग सम फीस या कमीशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यू हैव टू ऐड दैट पार्ट ऑल्सो. तो ये पूरा जो है कंप्लीटली आपको नेट एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का एक आइडिया देता है, तो ये ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है. ठीक है, तो whenever there is an increase in the interest rate, let's say a bank has bought a particular bond. ठीक है, वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 10 to 12% बढ़ गया in the market. बैंक का बॉन्ड पे तो 10 है, but in the market it has increased to 12%. So in that case bank will incur a loss. Why? उसका जो बॉन्ड प्राइस है अब वो सेल करने जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, because whenever there is an increase in the interest rate in the market, the bond price reduces. तो bond price 100 से 95, so the bank is having a loss of 5 rupees here. तो इंटरेस्ट रेट वेरिएशन की वजह से लॉन्ग टर्म का जो ये हमारा इकोनॉमिक वैल्यू था उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं. नाउ देयर आर वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर्सपेक्टिव, सो वी विल सी दैट इन द
अपकमिंग स्लाइड्स। नो एम्बेडेड लॉसेस लाइक लॉन्ग टर्म का आपने लो इंटरेस्ट रेट का लोन दे दिया है 4% पे, and now you are getting the money by paying, the bank is getting the money by on liabilities by paying around 6 to 7% interest rate, so that is a loss for the bank ना. So this is called an embedded loss. पहले ही सोचना चाहिए था कि अच्छा इंटरेस्ट रेट, बट पहले दे दिया तो at that time the interest rate was good but now it is less. ठीक है. Now the concept of economic value added, very simple concept. Let's say there is your bank, you have put in 100 rupees capital into it. ठीक है, 100 rupees से आपने मनी इसमें रखा, 100 rupees you have invested into that particular bank, and ये 100 rupees जुटाने में you actually had to spend some 10% of this particular 100 rupees. ठीक है, 10% आपका जो है cost of this capital लग गया, and whatever you have earned profit you will be earning है ना, यहाँ से आप profit earn करेंगे. तो प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किया ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस हटाकर, दैट इज लेट्स से अराउंड 200 रुपीज. ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो 200 है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर रिमूविंग दीज टैक्सेस है, माइनस जो भी कैपिटल है, कैपिटल इज द मनी दैट यू हैव केप्ट इनटू दिस पर्टिकुलर बैंक, इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% इसका था, तो यू विल जस्ट रिमूव दैट पर्टिकुलर, वी आर जस्ट रिमूविंग टोटल प्रॉफिट में से वॉट एवर कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो दैट विल गिव अस एन आइडिया. इसका 10% इज 10 रुपीज, सो अराउंड 190 रुपीज इज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक. ओके, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. टोटल कैपिटल कितना था इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, परसेंटेज में रहता है, परसेंटेज ऑफ दैट कैपिटल रहता है मोस्टली, तो परसेंटेज यू विल मल्टीप्लाई द परसेंटेज एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल कैपिटल. ओके, नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड. ये फाइनेंशियल जो डेटा है बैंक का उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, उसमें सम वैल्यू एडिशन करता है कि हाँ इस तरीके का जो है प्रॉफिट हमें हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो असेस करने में ये वाला पार्ट हेल्प करता है बिजनेस का, एंड साथ के साथ कंपनी की कंटिन्यूटी है या नहीं है वो बताता है. लेट्स से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्चुअली कम्स आउट टू बी नेगेटिव, then that is where the company या फिर बैंक is actually failing, negative value added हो रहा है यहाँ पर, तो that is not good. इसके साथ साथ EVA also helps to escape from problems related to percentage. यहाँ पर कोई खास कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा there is no other percentage calculation, तो that is why percentage calculation की वजह से थोड़ा averaging and हम कह सकते हैं कि थोड़ा consideration हो जाता है वहाँ पर, तो दैट प्रिसाइज वैल्यूज जो है वो नहीं मिल पाते, तो दैट इज वाई परसेंटेज कैलकुलेशंस तो खास है नहीं यहाँ पे, तो दैट एक्चुअली इज अ एडवांटेज. नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. यहाँ पर यू विल सी कि ऑल्दो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अगर पॉजिटिव आ रहा है देन दैट इज गुड, वी थिंक लाइक दैट, बट इवन दो द वैल्यू इज पॉजिटिव इट डज नॉट मीन कि इट इज वेरी लार्ज पॉजिटिव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल एसेट होल्डर्स यूटिलाइज द, यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाउ इफेक्टिवली एक्चुअली उस कैपिटल को यूटिलाइज किया गया है. कंपनी ए की अगर हम बात करें, ये $10 million इन्वेस्ट कर रहा है, दिस कंपनी इज इन्वेस्टिंग $10 million, बट दिस इज बीइंग इन्वेस्टेड इन अ हाई रिस्क लो रिटर्न प्रोजेक्ट. ठीक है, रिटर्न्स इसमें लो हो रहे हैं, रिस्क भी काफी हाई है, तो दिस इज समथिंग दैट इज डिवास्टेटिंग फॉर द कंपनी, बट इवन देन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो आपका पॉजिटिव ही आएगा. तो EVA हमें ये नहीं बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली हाई रिस्क एंड लो रिटर्न काइंड ऑफ वैल्यू. ठीक है, इट इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि प्रॉफिट कितना है, कैपिटल से कितना ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना ज्यादा है, दैट्स ऑल. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज. ऑल्सो इफ यू सी, लेट्स से कंपनी के पास जो है पैसे हैं, right, capital asset managers may, instead of evaluating the future return on capital with efficiency, reinvest it to minimize the operation losses. We generally say there is a reinvestment risk. ठीक है, तो इस रिस्क से बचने के लिए इस रिस्क में घुस जाते हैं एक्चुअली. How sir, how are you saying that?
So as to protect yourself from this reinvestment risk, what you will do, as soon as extra excess surplus amount आपके पास आए, immediately इसे जो है reinvest करने का सोचेंगे हम. जितना देरी करेंगे उतना market variations हो सकते हैं, and then you might not be able to invest it in a proper way. So we try to reinvest it immediately, and when we try to reinvest it immediately, then we will see that sometimes we will be reinvesting it in wrong ways. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने जो है वेरी चीप मटेरियल में अपना पैसा लगा दिया. ऐसे में क्या होगा, प्रेजेंटली तो हमने चलो बहुत अच्छा डील कर लिया है, बट इन फ्यूचर द रेप्यूटेशन, द गुडविल ऑफ द कंपनी विल बी रिड्यूसिंग, isn't it? गुडविल कम हो जाएगा बिकॉज ये चीप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ऐसा आएगा, एंड द प्रोडक्ट्स विल गेट स्पॉइल्ड. तो दैट विल बी द थिंग. तो मिसयूज ऑफ द लिक्विड रिजर्व्स इन द नेम ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये किया जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉइंटेड आउट बाय ईवीए. ईवीए में ये चीज भी कैप्चर नहीं होता. ये तो ईवीए विल शो कि हाँ पॉजिटिव है यहाँ पर जो भी आ रहा है. ऑल्सो ईवीए में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम जो है नहीं देख सकते कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं. तो इमीडिएटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल नॉट गिव द प्रॉफिट, एंड ईवीए विल शो नेगेटिव या जीरो वैल्यूज, राइट. तो दैट यू माइट नॉट फील कि ये वायबल है, बट फ्यूचर में जाके इट कुड जनरेट सब्सटैंशियल रेवेन्यू फॉर यू, research and development, but that is not taken into consideration. Now we can also measure these risks by this interest rate risk by different ways. जो भी measurement का हमारा method होता है, that method has to assess all the material interest rate risk. तो एक list of risk we have seen ना, all of that has to be assessed in a comprehensive manner, like assets का, liabilities से related, or off balance sheet positions से related, what are the interest rate risk, everything has to be taken into consideration. The second thing is a जनरली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सम रैंडम एंड विंसिकल चीज है. इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट्स. इट आल्सो हैज टू बी बेस्ड ऑन वेल डॉक्यूमेंटेड assumptions. Assumptions ऐसे हवा में नहीं लेने. यू हैव टू डॉक्यूमेंट द assumptions इन प्रॉपर assumptions based upon historical जो values and all. It has to be taken. Right, so these are how the systems measurement systems have to be, and इसके क्या measurement systems के techniques हैं वो हम आगे के session में देखेंगे. Now let us try to answer this question. X risk arises from holding assets and liabilities with different principal amounts, maturity dates or repricing dates. ठीक है, principal amounts, maturity dates, repricing rates different है, thereby creating exposure to changes in the level of the interest rate. The X may lead to gain or loss depending upon how interest rates in the market tend to move. X है क्या यहाँ पे, कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है, बेसिस रिस्क है, मिसमैच है, यील्ड कर्व रिस्क है. तो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क तो अर्ली प्री पेमेंट या फिर अर्ली विथड्रॉल ऑफ लाइबिलिटीज की वजह से होता है. बेसिस रिस्क इज वेयर देयर इज अ वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. यस, मिसमैच रिस्क वो होता है जहां पर दोनों एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो प्रिंसिपल अमाउंट्स, मैच्योरिटी डेट्स या रिप्राइसिंग डेट्स अलग होते हैं. ओके, यील्ड कर्व रिस्क इज व्हेनेवर देयर इज इंटरेस्ट रेट ऑफ द एसेट या लाइबिलिटी व्हिच इज लिंक्ड टू सम यील्ड कर्व ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. then we can say उसके variations की वजह से if loss is happening या फिर profit reduction हो रहा है, that is taken care of. So okay, so the first thing here is interest rate risk. ये चीज हम पहले ही discuss कर चुके हैं. Now we are having a look at the interest rate measurement के techniques. ठीक है, different techniques है जो interest rate risk को measure कर सकते हैं, and we will be talking about them because the last part here was measurement of interest rate risk. उससे related क्या हमारा जो है system होना चाहिए, what are the requirements of that we have seen. Now we will be having a look कि techniques क्या actually होते हैं. The interest rate measurement related techniques जो हैं, they can be measuring the interest rate risk based upon the variations in two perspectives. ठीक है, earnings perspective या फिर economic value perspective, दोनों के basis पर. earnings perspective generally I told you net interest income पे ज़्यादा ध्यान होता है, एंड ये टर्म, नियर टर्म या शॉर्ट टर्म के जो है अर्निंग से रिलेटेड. इकोनॉमिक वैल्यू इज ए लार्जर पिक्चर, आपको बताता है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो वेरिएशंस हो रहे हैं बैंक के प्रॉफिट्स में बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, वो हम देखते हैं. तो देयर आर 4 मेथड्स बेसिकली. द फर्स्ट वन इज द रीप्राइसिंग शेड्यूल्स, गैप एनालिसिस, ड्यूरेशन एंड सिमुलेशन अप्रोचेस. ठीक है, तो यहाँ पर इफ यू सी all everything is related to interest rate risk is mainly related to assessing the gap. ठीक है, गैप यहाँ पर कितना है with respect to what, जो भी assets आ रहे हैं and whatever is the liability. So assets and liability में
देयर आर वेरियस थिंग्स. फर्स्टली डिफरेंट टाइम गैप्स में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच होते हुए दिख रहे होंगे या फिर आपको मैच करना पड़ रहा होगा एज अ बैंक. ठीक है, लेट्स से टुमारो 1 डे के गैप में, लेट्स से 1 वीक के गैप में, लेट्स से 2 डेज का गैप है, लेट अस से कि 2 वीक्स का गैप है, 1 मंथ का है, 1 ईयर का है, ऐसे. ठीक है, यू हैव टू मैच ऑल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दीज टाइम गैप्स. ठीक है, जो ये मैचिंग करने की कोशिश हम करते हैं दैट इज नोन एज द रीप्राइसिंग शेड्यूल्स. ठीक है, अगर वो मैच हो गया और आपके सारे एसेट्स 1 डे के बाद लेट्स से 100 रुपीज के एसेट्स है, 100 रुपीज के आपके लायबिलिटीज है. इफ दीज आर मैच्ड देन ऑब्वियसली आफ्टर 1 डे यू विल नॉट बी हैविंग एनी ओपन पोजीशन. ठीक है, जो भी एसेट आया दैट विल बी पेइंग फॉर द लायबिलिटी, राइट. सो रीप्राइसिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं रहता है बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एक्सेस एसेट्स. मोस्टली बैंक के पास एक्सेस में जो है एसेट रहेगा या फिर एक्सेस में उसका प्रॉफिट रहेगा, सो उसको रीप्राइसिंग का रिस्क रहता है. तो रीप्राइसिंग रिलेटेड शेड्यूल टेल्स यू कि कितना गैप है और उसको किस तरीके से रिप्राइस करना है. गैप इन द सेंस एसेट्स विल बी ग्रेटर मोस्टली, राइट. तो दैट एंटेल्स द रीप्राइसिंग रिस्क. तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइम बकेट्स में इनको सारे कैश फ्लोस को डिवाइड किया जाता है एंड रीप्राइसिंग टाइम बैंड्स में इन्हें देखा जाता है कि हाँ किस तरीके का कैश फ्लो है, इज देयर एनी गैप, इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ रीप्राइसिंग द पर्टिकुलर थिंग. ओके, दैट इज रीप्राइसिंग शेड्यूल. बेसिकली सबसे बेसिक एंड फर्स्ट टेक्निक है फॉर मेजरिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क. अगर यहाँ पे गैप नेगेटिव हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज एन इश्यू, राइट. तो और एडवांस मेथड्स यूज करना है. देन द नेक्स्ट वन इज अ गैप एनालिसिस. तो गैप एनालिसिस इज अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. Maturity or repricing schedules used to assess the interest rate risk of current earnings. ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, तो एक 1 डे का जो गैप है उसमें आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ इतना अमाउंट जो है वो एक्चुअली रीप्राइसिंग रिस्क में आ रहा है. ठीक है, तो यू हैव एन आइडिया एंड बेस्ड अपॉन दैट आइडिया आप क्या करोगे, पूरे बैंक के टोटल जो अर्निंग्स है उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे गैप एनालिसिस के बेसिस पर. ठीक है, तो गैप इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर आप रिमूव कर दोगे इन ईच टाइम बैंड देन यू विल बी गेटिंग द गैप. ठीक है, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द रिप्राइसिंग शेड्यूल, जो एक तरीके से डिफरेंट टाइम बैंड्स में उन सारी चीजों को प्लेस करना और फिर रीप्राइसिंग से रिलेटेड कितना मनी रिक्वायर्ड है वो देखना. यहाँ पर क्या है, सारे जो एसेट्स है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स उसमें से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है. तो ये तो फर्स्ट मेथड है. रीप्राइसिंग में वी जस्ट स्टॉप देयर कि हाँ इतना जो है आपका गैप आ गया एंड उसको आपको रिप्राइस करना है. नाउ गैप एनालिसिस में गैप तो देखा जाता है सेम लाइक रीप्राइसिंग शेड्यूल, बट ये गैप को इंटरेस्ट रेट के चेंज से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर फाइनली यू गेट द चेंज इन द नेट इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, तो इतना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है. लेट्स से यहाँ पर वॉट एवर इनपुट यू आर गेटिंग, ठीक है, इनफ्लो आ रहा है 100 रुपीज का, आउटफ्लो जा रहा है 200 रुपीज का. तो 200 रुपीज तो हमें कहीं से देना है ना, आउटफ्लो बैंक से जा रहा है तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा कहीं से बोरो करना है. और ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा जब आप बोरो कर रहे हैं देन दिस विल ऑल्सो एंटेल सम इंटरेस्ट रेट. और ये इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं इनटू जितना भी गैप है दैट विल गिव अस द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा मनी दैट वी हैव टू पे. तो चेंज इन द नेट इंटरेस्ट इनकम इज नथिंग बट गैप इनटू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स जो हमें देखने को मिल रहा है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या टाइप्स ऑफ गैप्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द गैप एनालिसिस मेथड वो हम आगे देखेंगे. देन वी हैव द ड्यूरेशन मेथड. इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू को मेजर किया जाता है. तो गैप एनालिसिस में मोस्टली इन दोनों में हमारा मेन एम जो है नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड ज्यादातर बात होती है. ड्यूरेशन में इकोनॉमिक वैल्यू इज एक्चुअली कैलकुलेटेड. ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. व्हाट इज जनरली ड्यूरेशन इफ वी रिकॉल, तो लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर जो बॉन्ड है या फिर कोई लोन है उस पर क्या होता है, आपको when you have given that loan then you will be getting some future cash flows. तो ये cash flows के present values को add करके market value assess करना एंड present value के basis पर अगर interest rate में कोई changes आया तो present value कैसे change हो रहा है, market value कैसे change हो रहा है, उस चीज को assess करते हैं. So यहाँ पर अगर हम देखें, अगर duration higher है
वो किस वजह से होगा, हायर ड्यूरेशन क्यों होगा? हायर ड्यूरेशन मीन्स वॉट एवर कैश फ्लो यू आर रिसीविंग, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा है। लेट्स से 100 रुपीज इज प्रिंसिपल एंड बाय द एंड लास्ट के टाइम पर आपको जो है 100 रुपीज रिसीव हो रहा है। लाइक 3 इयर्स के लिए लोन दिया तो 3 इयर्स के एंड पे आपको 100 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो दैट इज नोन एज हायर ड्यूरेशन। ठीक है, अलॉन्ग विथ अदर इंटरेस्ट अमाउंट्स आपको 3 इयर्स के बाद रिसीव हो रहा है, तो इसे हम हायर ड्यूरेशन कहते हैं। हायर ड्यूरेशन मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का उसको आने में इतना टाइम लग जा रहा है। तो लॉन्गर, अगर मेच्योरिटी काफी लॉन्ग है, 5 इयर्स का लोन है, 10 इयर्स का लोन है, तो 10 इयर्स का मेच्योरिटी इज लॉन्ग एंड साथ के साथ स्मॉलर अमाउंट्स आर पेड बिफोर द मेच्योरिटी। तो 10 इयर्स द बेस्ट अटेन होंगे ना, तब भी मोस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड, उससे पहले इंटरेस्ट तो नाम मात्र के लिए थोड़ा थोड़ा पे किया जा रहा है। तो ऐसे में हायर ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आने का समय जो लग रहा है दैट इज अ होल लॉट। व्हेनेवर द ड्यूरेशन इज लॉन्ग, तो पूरा समय ये जो है मार्केट में है, ये पर्टिकुलर लोन क्लोज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग अ हायर वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट एंड हायर लॉस होने के चांसेस होते हैं। ओके, चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज लार्जर एंड लार्जर इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक वैल्यू पर। ठीक है, ज्यादा समय के लिए कोई चीज रखते हैं तो वो ज्यादा खराब होगा, कम समय के लिए रखते हैं तो कम खराब होगा। वैसे ही लोन भी है, ज्यादा समय के लिए रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन आने के ज्यादा चांसेस है, उसका ज्यादा इंपैक्ट होने के चांसेस है ऑन द इकोनॉमिक वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट दिस चेंज इन द इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसके लिए ड्यूरेशन वेट्स निकाले जाते हैं। यानी कि लेट्स से अगेन टेकिंग दैट एग्जांपल 100 रुपीज गिवन फॉर 3 इयर्स एंड 8% इंटरेस्ट रेट, तो फर्स्ट ईयर 8 रुपीज, सेकेंड ईयर 8 रुपीज आपको मिलेगा, थर्ड ईयर यू विल बी गेटिंग 8 प्लस 100 रुपीज, इजंट इट 108 रुपीज आपको मिल रहा है। तो ये जो कैश फ्लोस है फ्यूचर में, उनका सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू इज एक्चुअली द वेटेज। ठीक है, वेटेज होता है। इस वेटेज को इंटरेस्ट रेट वेरिएशन जो ईच टाइम बैंड में हो रहे हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे सारे इंटरेस्ट रेट चेंजेस, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम बैंड्स लाइक 1 डे का कितना है, 1 वीक का कितना है, 1 ईयर का कितना है, ऐसे ऐसे कैलकुलेट जब हम करेंगे एंड ये सारा कुछ जब हम ऐड कर देंगे देन वील बी गेटिंग द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में जो वेरिएशन हो रहे हैं और उसके बेसिस पर हमारा जो प्रॉफिट है उस पर क्या वेरिएशन हो रहा है उसको अगर हम ऐड कर देंगे देन फाइनली विल बी गेटिंग द टोटल चेंज इन द इकोनॉमिक वैल्यू। और ये चीज को और भी एक्यूरेट किया जा सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो कैश फ्लोस है, जो इंटरेस्ट रेट वेरिएशन है, कैश फ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू निकाली एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू इज एक्चुअली द स्मॉल वेट। वेट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस आने में क्या टाइम लग रहा है, या फिर कितना अमाउंट 1 साल के बाद वापस आ जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट में से। तो दैट इज व्हाट प्रिंसिपल एंड फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट में से, तो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू असेस। तो यहाँ पर अगर और भी ये असेसमेंट हमने किया है इंटरेस्ट रेट के वेरिएशंस के बेसिस पर। यहाँ देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट एज्यूम चेंज इन द इंटरेस्ट रेट हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो एज्यूम चेंज है तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसके बदले व्हाट वी विल डू, एक्चुअल एसेट्स में कितना वेरिएशन है, एसेट्स में वेरिएशन माइनस लायबिलिटीज प्लस ऑफ बैलेंस शीट वेरिएशंस, ये अगर हम करेंगे देन वी विल बी गेटिंग अ मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, नेट चेंज इन इकोनॉमिक वैल्यू फिर हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एसेट्स आर प्रॉफिट, लायबिलिटीज आर मोस्टली लॉस एंड ऑफ बैलेंस शीट्स में पॉजिटिव लिखते हैं। तो इन दिस वे वी विल बी कैलकुलेटिंग इन अ मोर एक्यूरेट मैनर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में वेरिएशंस नहीं देख के एसेट में कितना इंटरेस्ट रेट की वजह से वेरिएशन हो गया, लायबिलिटी में, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में, वो कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली आप रुपी टर्म्स में वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन यू विल बी फाइंडिंग आउट द नेट ऑफ इट। ठीक है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना, ऑफ बैलेंस शीट ऐड करना, दैट इज द नेट चेंज इन द इकोनॉमिक वैल्यू। अब इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक वैल्यू है इनका रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा और इट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ड्यूरेशन वेट्स है उनको एक्चुअल मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ड्यूरेशन वेट्स, ये जो प्रेजेंट वैल्यूज आए हैं दे आर द ड्यूरेशन वेट्स, इन वेट्स को मार्केट वैल्यू से एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करेंगे। मार्केट वैल्यू सम करके हमें इकोनॉमिक वैल्यू देता है ना, तो दैट विल गिव अस द चेंज इन द इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, और इसके साथ साथ ड्यूरेशन के कुछ एडवांटेजेस लिमिटेशंस आगे हम देखेंगे, गैप एनालिसिस रिलेटेड आल्सो वी विल टॉक।
सिमुलेशन अप्रोचेस, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल कैलकुलेशंस। अब देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन विच अब डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा कि 1 डे के बाद 100 रुपीज आ रहा है, 1 डे के बाद 100 रुपीज जा रहा है, तो इन दोनों को मैच कर दो, हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल बैंक में इतना सिंपल जो है पूरा प्रोसेस नहीं होता है। तो व्हाट कैन बी डन, सिमुलेशन, कि ये प्रोसेस इस तरीके से गैप्स क्रिएट कर रहा है, इस तरीके का इंटरेस्ट रेट चेंज है, what will be the present value variation, what will be the economic value variation, simulate it. Simulate means machine will take some different types of environment लेकर आपको मशीन खुद ही बता देगा कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें क्या वेरिएशन है, ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो डिटेल्ड असेसमेंट होता है, फ्यूचर पाथ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को कैलकुलेट और सिमुलेट किया जाता है, और इम्पैक्ट क्या है कैश फ्लोज पर वो देखा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स हियर, डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑफ एंड ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। तो डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है क्या क्या एक्सपोजर्स है बैंक का, क्या क्या सामान, क्या क्या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर आपके पैरामीटर्स हैं इंटरेस्ट रेट को जो वेरी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। सारे के सारे अजम्पशंस आपके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होते हैं, एंड ज्यादा रिफाइंड वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, राइट। सो दैट इज द थिंग। ऑल्सो वी विल सी द टाइप्स ऑफ सिमुलेशन इन द अपकमिंग स्लाइड्स। अब यहाँ पर गैप एनालिसिस जो है वो 2 टाइप्स का गैप क्रिएट कर सकता है। देयर कैन बी अ नेगेटिव गैप एंड अ पॉजिटिव गैप। नेगेटिव गैप कब होगा, लायबिलिटीज आपके ज्यादा है, आपको 1000 लायबिलिटीज जो पेमेंट करना है वो 1000 रुपीज है, but your assets are only 800 rupees. So what is the result of this, 200 rupees के आपके यहाँ पर जो है liabilities extra है। So this is known as the liability sensitive gap, where liabilities value is greater than the asset value। तो ऐसे में liability sensitive है, तो अगर interest rate आपका increase हो रहा है, ठीक है, interest rate increase हो रहा है, तो क्योंकि liabilities ज्यादा है, the bank has to pay more to the liabilities. As of course assets का interest rate भी increase होगा in general, but liabilities are more, liabilities sensitive ये gap है, तो जो भी बैंक है उसको asset liabilities पर ज्यादा पेमेंट करना होता है, so that will give a drop in the net interest income. Do you get it? Because liability sensitive है। अब डिफरेंस ज्यादा ले लेते हैं, let's say there are only 8 assets and 100,000 रुपीज के आपके liabilities है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो 8 पे थोड़ा असर होगा कि हाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 8 ओनली, बट लाइबिलिटीज आर मोर 1000, तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है, एंड पेमेंट्स जो बैंक को करने होते हैं दैट इज मोर, ठीक है। द अदर थिंग इज पॉजिटिव और एसेट सेंसिटिव गैप। तो पॉजिटिव या एसेट सेंसिटिव गैप में हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स आपके ज्यादा हैं, एसेट्स आर मोर, एसेट्स आर लाइक 2000 जिनसे पेमेंट्स आपको आएंगे, बट लाइबिलिटीज आर ओनली 8, ठीक है। तो अब यहां पर क्या सिनेरियो है, इफ योर इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इंक्रीजेस देन तो एसेट्स पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस देन एसेट्स पर काफी 2000 एसेट्स पे बहुत लॉस होगा, एंड जो हमारे डिपॉजिट्स है उस पर लेट्स से थोड़ा आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, बिकॉज यू हैव टू पे लेस। तो इस तरीके से एसेट सेंसिटिव गैप जहां पर है, अगर इंटरेस्ट रेट में ड्रॉप हो रहा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपका रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में ड्रॉप होने का मतलब एसेट्स से जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज ड्रॉपिंग, एंड नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज वाई ड्रॉप हो जाता है, राइट। So what are the limitations of this gap analysis? Can we see the limitations? The first thing is it does not capture variation in the characteristics of different positions within a band, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनको कैप्चर ही नहीं करता। अगर स्प्रेड में कोई डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है ऑफ द एसेट्स इट इज एक्चुअली वेरिंग 10% है इनिशियली, एंड लायबिलिटीज पे जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6%। नाउ द नेट इंटरेस्ट इनकम हियर इज 4%, राइट। नाउ एसेट्स पे अगर इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस होके 8% हो गया, लायबिलिटी पे ये इंक्रीज होके 7% हो गया, बिकॉज डिफरेंट बेंचमार्क्स है यहाँ पर, तो नेट इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग इज 1। तो द फाइनल सिचुएशन 7 and 8% ये तो रिकॉर्ड होगा हमारे गैप एनालिसिस में कि गैप ये 7 and 8 है एंड गैप इज ओनली 1% दैट वी आर हैविंग हियर पॉजिटिव गैप। बट व्हाई दिस हैज हैपेंड,
because these two are linked to different benchmarks. That is why this has happened. That basic जो background का चीज है, the main reason is not recorded. That means basis risk is actually not recorded. यहाँ पे gap risk जो है वो record होता है, but basis risk तो हमारा gap analysis में include ही नहीं होता है. Also does not capture sensitivity of income. ठीक है, it does not take into account changes in the timing of payments. Right? तो payment आपका अभी आना है, but let's say 1 year, same example, 1 year deposit payment that is coming 1000 rupees, here also 1000. You have matched both of these, but payment has come earlier because option आपने दिया था, तो 6 months में ही ये payment आ गया. तो ऐसे में option related जो positions है उनको assess करके उनका main reason जानने का यहाँ पर कोई method नहीं होता. तो ये 6 मंथ जो है ये बाकी हमारे जो 6 मंथ्स वाले लाइबिलिटीज है उनसे मैच कर देगा, फटाफट से उसको जो है देखेगा कि कैसे वी कैन रिड्यूस दिस पर्टिकुलर लॉस बाय द गैप क्रिएटेड. सो ऑप्शन रिलेटेड पोजीशंस को जो है असेस करने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है. एंड ऑल्सो इट फेल्स टू कैप्चर वेरिएबिलिटी इन नॉन इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम रिलेटेड ही ढंग से नहीं बता रहा, तो नॉन इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू के बारे में कहाँ से बताएगा. Now the next thing that we are to discuss is the duration method. So there are some limitations here also. ये जो है only repricing risk को capture करता है. ठीक है, तो ड्यूरेशन मेथड की अगर हम बात करें वापस से, तो यहाँ पर जो भी हमारा वेट है, ड्यूरेशन वेट है, उसे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो टोटल इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन कितना हो रहा है वो चीज हम देख सकते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन कैन बी सीन, बट यहाँ पर इट डज नॉट कैप्चर द अदर रिस्क. बेसिस रिस्क वगैरह को ये कैप्चर नहीं कर पाता. इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन एंड उसके वजह से हमारे इकोनॉमिक वैल्यू में क्या वेरिएशन हो रहा है वो दिखाता है. यानी कि इज इट पॉजिटिव? If it is positive, there is repricing risk. If it is negative, obviously you have to go for something. तो मोस्टली पॉजिटिव होता है एंड ये repricing risk को दिखाता है, बट इट डज नॉट कैप्चर कि क्यों ये जो है वेरिएशन हो रहा है एंड क्यों इकोनॉमिक वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है. दैट मेन रीजन, द बेसिस रिस्क इज नॉट कैप्चर्ड. एवरेज ड्यूरेशन वेट जो है एक पर्टिकुलर अगर टाइम बैंड में हम देखें, बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, तो इनका एक एवरेज निकाला जाता है इन अ पर्टिकुलर टाइम बैंड एंड उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड सम मोर वैल्यूज आर टेकन एंड इससे जो है इकोनॉमिक वैल्यू में वेरिएशन क्या आ रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है. तो एवरेज होता है चीजों का. तो एवरेज इज ऑलवेज नॉट सो गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस अजम्पशंस. रिस्क ऑफ ऑप्शंस मे नॉट बी एडिक्वेटली कैप्चर्ड. ठीक है, ऑप्शन रिलेटेड जो रिस्क है वो कैप्चर नहीं होता. यहाँ पर बहुत सारे assumptions हैं, राइट, दैट. तो apart from that there are various kinds of simulations. First is the static simulation, dynamic and additional issues यहाँ पर हैं. ठीक है, स्टैटिक सिमुलेशन का मतलब क्या है? जो भी हमारा सिमुलेशन हो रहा है, सिमुलेशन मीन्स डिफरेंट थिंग्स को देखा जाता है कि हाँ क्या क्या वेरिएशन है, किस किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं. But this is calculated on the basis of the bank's current on and off balance sheet positions. ठीक है, solely only on the current on and off. अभी के लिए क्या on and off balance sheet position है, that is static simulation. ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. कैश फ्लोज जो भी आ रहे हैं, आएंगे और आ रहे हैं, इनको इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है एंड ये प्रेजेंट वैल्यू को सम करके मार्केट वैल्यू एंड फाइनली द इकोनॉमिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड. तो इकोनॉमिक वैल्यू को फाइनली कैलकुलेट किया जाता है इन दिस मैनर. फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड ऐड देम, सेम मेथड स्टैटिक सिमुलेशन में. तो करंट जो सारे हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को ये असेस करता है. बट डायनामिक सिमुलेशन में क्या होता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो असेस किया जाता है. यहाँ पर क्या है, अभी के लिए एसेट लायबिलिटी ये सब क्या है देखा जाता है. बट इन डायनामिक सिमुलेशन फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस हैं बैंक के बिजनेस एक्टिविटी में, इस चीज को असेस किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा और फ्यूचर में चेंजेस किस तरीके से आएंगे और उसके बेसिस पे फ्यूचर में हमें कैसा एक्ट करना है. दैट इज असेस्ड इन द डायनामिक सिमुलेशन. इकोनॉमिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? अजम्पशंस को यूज किया जाता है कैश फ्लोज को जो है एस्टिमेट करने के लिए. ठीक है, अजम्पशन को यूज करने का मतलब क्या है? लेट्स से यू हैव गिवन अ लोन 1 ईयर के लिए दिया हुआ है.
बट ये 6 मंथ्स में वापस आ जाएगा। तो हाउ मच इज योर एंटिसिपेशन की आपने ऑप्शन दिया है कि 6 मंथ्स में पे कर दो, तो हाउ मच इज योर एंटिसिपेशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 मंथ्स में वापस आ जाए, दैट इज एन एजम्पशन। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, एजम्पशन ही है। ठीक है, दैट इज एन एजम्पशन, बट या कैलकुलेटेड एजम्पशंस होते हैं ये, एंड बेस्ड अपॉन दैट इकोनॉमिक वैल्यू के वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्यूचर का कैलकुलेट हो रहा है, सब कुछ एजम्पशन ही है इसमें। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, डायनामिक है क्योंकि फ्यूचर एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। वैलिडिटी इसका क्या है, एजम्पशंस के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एंड ये कई बार ब्लैक बॉक्स बन सकता है। यानी कि ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, लेट्स से एरोप्लेन है, वो जब गिर जाता है सारे पार्ट्स चिड़े चिड़े हो गए, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट देयर इज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इन दिस फ्यू थिंग्स वॉइस दिस एंड दैट, द मशीन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड बेस्ड अपॉन दैट हाउ डिड द क्रैश हैपन, उस चीज को आप एसेस कर सकते हो। और ब्लैक बॉक्स से जो भी निकला रिजल्ट दैट इज फाइनल, वी डू नॉट से यस नो चूंचा कुछ नहीं करते, इससे जो रिजल्ट निकला दैट इज फाइनल। सो इन दैट वे डायनामिक सिमुलेशन को कई बार हम जो है फाइनल मान लेते हैं, एंड वी डू नॉट गो फॉर फर्दर नेगोशिएशन कि हाँ ये चीज सही है या नहीं। तो फाइनल मानने पे कई बार गलत जो है कैलकुलेशंस हो सकते हैं, एंड बेस्ड अपॉन द रॉन्ग कैलकुलेशंस रॉन्ग पॉलिसीज कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, सो दैट इज डिवास्टेटिंग। व्हाट आर द अदर इश्यूज, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने से रिलेटेड बिहेवियरल मैच्योरिटी डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी से। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ लोन फॉर 1 ईयर अगेन, एंड ये लोन 6 मंथ्स में ही लेट से वापस आ गया, तो ये 6 मंथ्स में वापस आना है बिहेवियरल मैच्योरिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी क्या है, 1 ईयर का, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, सो दैट हैज सम रिस्क। एंड अनदर एग्जांपल इज गिवन कि आपने एक लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, 10 साल का लॉन्ग टर्म लोन है, 5 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 इयर्स अभी बचे हैं, तो इस लॉन्ग टर्म लोन को आपने 4% पे दिया, बट वॉट एवर लाइबिलिटीज यू आर पिकिंग अप टूडे 6 to 7% पे आप जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक, सो दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो है बिहेवियरल वेरिएशन रहता है, और इसके साथ साथ कई ऐसे हमारे एसेट्स वगैरह हो सकते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से एसेट्स जिनके साथ ऑप्शंस हैं, और लायबिलिटीज पे भी अर्ली विथड्रॉल हो जाता है, तो ऐसे में यू डू नॉट नो कि ये जो पेमेंट है वो कब आएगा। तो ऐसे में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव एसेट एंड एक लायबिलिटी है, एसेट पे पेमेंट आपको 1 ईयर बाद आनी है, बट यू हैव गिवन एन एम्बेडेड ऑप्शन है 6 मंथ्स में भी पे कर दो, ये लायबिलिटी है 1 ईयर के बाद इनको मांगने आना है, बट यहाँ पर आपने एक ऑप्शन दे दिया कि 6 मंथ्स में भी आप आके मांग सकते हो, तो ऐसे अर्ली विड्रॉल होता है और कई बार प्री पेमेंट हो जाता है, तो इस चीज को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू कैन गो फॉर अ स्टैटिस्टिकल प्री पेमेंट और अर्ली विथड्रॉल मॉडल। ठीक है, आप देख सकते हो एटलीस्ट ये हो रहा है, यू हैव गिवन द ऑप्शन, बट यू कैन जस्ट सी कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज को यूज करने का, एंड किस टाइम पीरियड में ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करेंगे, तो उससे रिलेटेड मॉडल्स यूज करके यू कैन असेस द प्रोबेबिलिटी। या फिर जो मैनेजर्स बिजनेस यूनिट्स हैं उनका काफी एक्सपीरियंस रहता है जो पहले से काम कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट टेक एडवाइस। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट लिमिटेशंस ऑफ द ड्यूरेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से रिलेटेड ड्यूरेशन मेथड का हमने यहाँ पर देखा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरेशन मेथड हमने यूज किया। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, ठीक है, इट ओनली कैप्चर्स रिप्राइसिंग रिस्क, जी हाँ बेसिस रिस्क वगैरह जो है ड्यूरेशन मेथड में कैप्चर नहीं होता, सो दिस इज राइट। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन एक्चुअल सेंसिटिविटी ऑफ पोजीशंस दैट कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन कूपन रेट्स एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंसेस जो हैं इन द सेंसिटिविटी, कूपन रेट्स, टाइमिंग के डिफरेंसेस, इनको जो है एसेस करने में ड्यूरेशन मेथड हेल्प नहीं करता। इट ओनली टेल्स कि आपका जो पेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट कितना टाइम तक आ जाएगा, और उसके जो वेट्स है उसके बेसिस पर आप इकोनॉमिक वैल्यू के वेरिएशंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क ऑफ ऑप्शंस में नॉट बी एडिक्वेटली कैप्चर्ड। ठीक है, ऑप्शंस अगर आपने दिए हैं पेमेंट रिलेटेड, प्री पेमेंट एंड अर्ली विथड्रॉल रिलेटेड, तो वो रिस्क कैप्चर नहीं होता। सो ऑल द 3 आर करेक्ट वाले। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। वी हैव सीन व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्या होता क्या है, इसके मेजरमेंट के टेक्निक्स क्या है, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कसिंग हियर। फर्स्टली व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्या स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्टली द इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल करना है
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का आप कंट्रोल चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल मीन्स इंटरेस्ट रेट रिस्क को आप टोटली जीरो बनाना चाहते हैं, यानी कि जो भी गैप है, जो एसेट एंड लाइबिलिटी का गैप है, डू यू वांट टू जीरो इट आउट, लाइक 1000 रुपीज का अगेन वी हैव द एसेट 1 ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए लाइबिलिटी एंड 1000 रुपीज का पेमेंट करना है, तो दीज टू आर मैच्ड विथ ईच अदर एंड जीरो गैप है, ठीक है। तो आर यू वांटिंग कि जीरो गैप रहे या फिर यू वांट टू मैनिपुलेट द गैप, ठीक है, गैप को मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ होल लॉट ऑफ एसेट्स विथ यू, ठीक है, 4, 5, 6,000 के एसेट्स आपके पास है, लाइबिलिटी पर पेमेंट आपको ओनली 1000 करना है एंड ऑल ऑफ दीज 1 ईयर का टाइमलाइन है, ठीक है। तो 6000 एसेट्स है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है लेट्स से 10% का मिल रहा है एंड यहाँ पे सम 6% यू आर पेइंग, सो नेट इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गेटिंग इज 4%, ओके। नाउ लेट्स से द इंटरेस्ट रेट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों सेम बेंचमार्क है तो बोथ द साइड्स द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ऐसे में क्या है, आपका ये जो गैप है दैट इज एसेट डोमिनेंट गैप, ठीक है, एसेट ज्यादा है आपके, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा 10 से ये लेट्स से 15% होगा, तो ऐसे में ये भी 11% तक आएगा, बट बिकॉज दिस इज गोइंग टू 15% यू ओनली हैव टू पे ऑन वन लायबिलिटी, बट इतने सारे एसेट्स है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, राइट। सो यू कैन मैनिपुलेट द गैप, यू कैन वेट फॉर द इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज, काफी सारे एसेट्स लेके रख सकते हैं, तो ये गैप को आपने मैनिपुलेट किया और इसको यूज करके जो 4% आपको मिल रहा है दैट इज अ हायर नंबर, ठीक है, दैट इज अ हायर नंबर, हायर अमाउंट, ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू गेट ओवर ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। लेट्स से द लायबिलिटी जो है उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ, ओनली एसेट्स का इंक्रीज हुआ, देन ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट हियर, ओके, दैट इज अ थिंग। तो बेस्ड अपॉन दिस यू कैन गो फॉर अ जीरो गैप या फिर मैनिपुलेटिंग द गैप सो एज टू गेट अ हायर अमाउंट, ठीक है, हायर प्रॉफिट लाने का कोशिश कर सकते हैं। ऑल्सो बैंक जनरली गैप को वाइडन करने की कोशिश करते हैं जहां पर ये एसेट्स को बार बार रीप्राइस करते रहते हैं, तो एसेट्स को अगर बार बार रीप्राइस करते रहेंगे मोर फ्रीक्वेंटली देन द लायबिलिटीज, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो उनकी प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी, बिकॉज टाइम पीरियड आपका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो भी कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका जितना छोटा होगा, जितना कम रहेगा, then the denominator will be a smaller value and the present value will be higher, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हाई रहेगा तो आपका मार्केट वैल्यू भी हाई रहेगा, एंड इफ मार्केट वैल्यू इज हाई योर इकोनॉमिक वैल्यू इज टोटली हाई, ठीक है। तो ऐसे बार बार रिप्राइस करेंगे अगर एसेट्स, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है वो हाई रहेगा एंड मार्केट वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू विल बी हायर, ठीक है। तो दिस ऑल्सो कैन बी डन, राइट, गैप को मैनिपुलेट ऐसे किया जा सकता है। नो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिफरेंट वेरियस अदर स्ट्रेटजीज, लाइक एसेट सेंसिटिविटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एसेट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, यू हैव अ होल लॉट ऑफ एसेट्स एंड आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा एसेट्स है, लायबिलिटीज कम है, तो दिस ऑब्वियसली ये जो है एसेट सेंसिटिव होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में वेरिएशंस आएंगे तो एसेट्स पे ज्यादा असर होगा, बिकॉज एसेट्स ही ज्यादा है, राइट। If there is a reduction in the interest rate, obviously assets पे ज्यादा असर होगा, you have more of assets, so asset sensitivity यहाँ पे create होती है। तो how can we reduce this asset sensitivity? Firstly, extend investment portfolio maturities, ठीक है, जो let's say you have a lot of assets बट इनकी मेच्योरिटी हाई रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए, सो दैट आपके पास जो है एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है वो आता रहेगा। एसेट पे क्या होता है, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट अमाउंट आते रहता है, तो हायर मेच्योरिटी रहेगा तो स्टेबल वे में यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट, राइट। इंक्रीज द फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स हैं अगर आपके फ्लोटिंग रेट ज्यादा है, लेट्स से आपके एसेट्स जो है वो भी फ्लोटिंग रेट है बट डिपॉजिट्स आपके फिक्स्ड है, तो फ्लोटिंग रेट यहाँ पर अगर चेंज होगा, फ्लोटिंग रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल वेरी, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे वेरी होगा ये और ये इंक्रीज हो गया 6% टू 8% हो गया, तो आपके एसेट्स तो फिक्स्ड है, देन यू वोंट बी एबल टू लाइक मैच देम, राइट। तो इस तरीके से इट इज सेड, या फिर अगर एसेट्स आपके यहाँ पर जो है फ्लोटिंग है तो लेट्स से द इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ड्रॉप्स, तो लायबिलिटी भी अगर फ्लोटिंग है देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ लायबिलिटी विल आल्सो ड्रॉप, सो एज टू मैच थिंग्स फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, फिक्स्ड रेट लेंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड रेट लेंडिंग अगेन इट विल बी प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम, देन फ्लोटिंग रेट लोन्स को हम सेल कर सकते हैं,
ठीक है। अगर लेट्स से आपके फिक्स्ड रेट के लायबिलिटीज है, तो फ्लोटिंग रेट वाले जो भी आपके लोन्स होंगे तो वो आपको एक्चुअली एक तरीके का जो है इश्यू ही क्रिएट करेंगे, राइट। देन इफ वी हैव we can increase the short term borrowings. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वेरिएशंस हो रहे हैं उनके साथ कोप अप करने में बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के जो बोरोइंग्स है दे हेल्प यू इन दैट वे कि मार्केट में वेरिएशंस आपके बोरोइंग्स में दिख जाते हैं। एंड अगर कोई भी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट हो रहा है तो आपको बोरोइंग मार्केट के वेरिएशन की वजह से आपके बोरोइंग पर या जो भी लायबिलिटी है उस पर योर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो ड्रॉप्स एंड यू हैव टू पे लेस। तो दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को रखना इसलिए अच्छा है कि वो मार्केट से ज्यादा लिंक्ड होता है। लॉन्ग टर्म लेंडिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन लॉन्ग टर्म लेंडिंग विल एक्चुअली इंक्रीज योर कांस्टेंट एंड स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम, ठीक है। यू कैन रिड्यूस द लायबिलिटी सेंसिटिविटी। द लायबिलिटी सेंसिटिविटीज लेट्स से हैव अ होल लॉट ऑफ लायबिलिटीज, बहुत सारे जो है डिपॉजिट्स आपने ले रखे हैं बट लोन्स थोड़ा कम है, तो ऐसे में लायबिलिटी सेंसिटिविटी क्रिएट ऑटोमेटिकली होता है। तो हाउ कैन वी रिड्यूस इट? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैच्योरिटीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो लायबिलिटीज है लेट्स से ये शॉर्ट टर्म के हैं, तो वैसे में जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा हमने लगाया है इनको भी हम शॉर्ट टर्म का रख सकते हैं, मैच्योरिटी कम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द फ्लोटिंग रेट लेंडिंग। फ्लोटिंग रेट लेंडिंग यानी कि जो लोन्स आप दे रहे हो वो फ्लोटिंग रेट रख सकते हैं, बिकॉज whenever you have the liability floating rate रहेगा और इस पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन तो अगर आपका फिक्स्ड है देन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, ये 6 to 7 हो गया विच यू हैव टू पे, बट हियर द इंटरेस्ट रेट हैज नॉट इंक्रीज, सो यू विल बी हैविंग अ लॉस इन द नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये भी अगर फ्लोटिंग है तो ऐसे में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इंक्रीजेस दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। लेट्स से सेम बेंचमार्क से लिंक्ड है तो यू विल हैव द सेम अमाउंट जो है नलिफाई हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस based upon the number of assets that you have. एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एक्चुअली आपका जो पेमेंट का पीरियड है वो इंक्रीज कर देते हैं। यू हैव टू पे इन द फ्यूचर एंड लेट्स से बाय देन द इंटरेस्ट रेट ओनली ड्रॉप्स, तो आपको फायदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लेंडिंग को हम बढ़ा सकते हैं बिकॉज लेट्स से ये जब भी लेंडिंग आपका जो डिपॉजिट है उस पर लेट्स से बीच में ही आकर पैसा मांगने लगे, तो ऐसे में यू आर वेरी मच रेडी विद द शॉर्ट टर्म लेंडिंग, इमीडिएटली वो पैसे आप यूज कर सकते हैं टू पे फॉर दिस। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल एंड टैकल करने में एक्चुअली हेल्प करता है। What are the other strategies here? You can match the long-term assets preferably with the long-term non-interest bearing liabilities, ठीक है। तो आपके long-term के assets हैं, तो long-term के assets means these are long-term loans, ठीक है। long-term loans अगर आपने ले रखे, let's say 10 years का लोन जो है किसी को दे रखा है, ऐसे में जो भी आपकी liabilities है वो अगर नॉन इंटरेस्ट बेरिंग हो then that will be better, क्योंकि ये 10 years वाला लोन अभी तो आने वाला नहीं है, तो कोई लायबिलिटी इमीडिएटली आपको पेमेंट करना है तो वैसे में दिक्कत होगा। एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपके जो भी लेट्स से लायबिलिटीज हैं उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करते रहना होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? आपने तो लॉन्ग टर्म का लोन दे दिया, तो ये लॉन्ग टर्म का लोन को नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी के साथ मैच करना है, देन ओनली इट विल बी फीजिबल। ऑल्सो रिप्राइसेबल एसेट्स को रिप्राइसेबल लायबिलिटीज, जैसा एसेट है वैसा लायबिलिटी को अगर मैच कर दिया दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी अगेन। और कोई भी लॉस अगर हो रहा है तो यू कैन कवर इट अप विथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, स्वैप्स, ऑप्शंस, ये तो है ही। डेरिवेटिव्स हेल्प यू इन हेजिंग। साउंड लोनिंग पॉलिसीज एंड इफेक्टिव पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग एंड रिकवरी होना चाहिए, ठीक है। एनपीए ना हो, इस चीज से रिलेटेड एवरी स्टेप यू हैव टू टेक। So those were the strategies. Now what can be the controls and supervision? Interest rate risk management related controls क्या हो सकते हैं? पहले तो एक कल्चर क्रिएट करना होगा आपको बैंक में कि कंप्लायंस को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डेफिनेटली फॉलोड, दैट यू हैव टू मेक श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्क को आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करना है अगर कुछ भी आ रहा है प्रोसेस में, एंड दैट हैज टू बी हैंडल्ड विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रिस्क में बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड प्रॉपर पॉलिसी, मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर तो होना ही चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होने चाहिए, एंड इन सारों को रिव्यू कराना है आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन से। You yourself should not sit and review. You are a part of the bank. You should not review. Just review it from a third party who is an independent person.
द लास्ट थिंग हियर इज साउंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है और आरबीआई के गाइडलाइंस इन चीजों से रिलेटेड क्या है, ठीक है। तो 4 बेसिक एलिमेंट्स है साउंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। फर्स्ट चीज की जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, उनका ओवरसाइट अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जब भी हो रहा है, इन एवरी केस वी हैव डिस्कस्ड दिस की द ओवरसाइट हैज टू बी गुड। ओवरसाइट मींस दे शुड बी एबल टू सी कि व्हाट एवर पॉलिसीज वी हैव क्रिएटेड वेदर दीज पॉलिसीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द सेम मैनर और नॉट, एंड दे आर बीइंग, जो भी पॉलिसीज का रिजल्ट आ रहा है उसके बेस फीडबैक के बेसिस पे क्या हम कुछ वेरिएशंस ला रहे हैं तो वो भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, ये सबको जो है पूरे टीम में इन्फॉर्म करेंगे। सीनियर मैनेजमेंट काफी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक अप्रोप्रिएट लिमिट्स रिस्क टेकिंग के, सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, पोजीशंस किस तरीके की पोजीशन जो है बैंक होल्ड कर रहा है, एंड परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर रहे हैं, रिस्क रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट रिलेटेड फ्रेमवर्क और रिव्यू प्रोसेस वगैरह हमारा सही होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स मस्ट बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मस्ट बी सम कमिटीज, जिनको इंडिपेंडेंट यूनिट्स होने चाहिए, जिनको स्पेसिफिक एक्टिविटीज से रिलेटेड जो है वर्क दिया गया है। मेजरमेंट एंड क्लियरली डिफाइंड ड्यूटीज उनके होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ओवरलैप हो रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सही होने चाहिए। मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल फंक्शंस एंड फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट होना चाहिए सभी चीजों का, जो हमने यहाँ पर भी देखा, ठीक है। तो दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ साउंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। नाउ आरबीआई के गाइडलाइंस इससे रिलेटेड क्या क्या है, तो आरबीआई ने कहा है कि जो भी एसेट लायबिलिटी पोजीशन है डिफरेंट टाइम बैंड्स में आपको प्लेस करना है, एंड जो भी नॉन मैच्योरिटी डिपॉजिट्स है, लाइक यू हैव डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट वगैरह, ठीक है, तो इसका मैच्योरिटी हमें पता नहीं है कब होगा, कब पैसे आएंगे, कब क्या होगा, एडवांसेस दिए हुए हैं, तो मैच्योरिटी जिसका टाइमिंग आपको पता नहीं है, देन गो फॉर द बिहेवियरल मैच्योरिटी, ठीक है। व्हाट इज बिहेवियरल मैच्योरिटी? बेस्ड अपॉन सम मॉडल्स हम असेस करते हैं कि मैच्योरिटी कब हो सकता है, कब ये पर्सन एक्चुअली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल डेट और टाइम जिस दिन ये जो पेमेंट आ जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो बिहेवियरल पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं सो एज टू क्लासिफाई डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू डिफरेंट टाइम बैंड्स, ये चीज। इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंकिंग बुक पे इससे रिलेटेड भी आरबीआई ने कुछ चीजें कही हैं। बैंकिंग बुक में इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा डेफिनेटली, because banking book deals with the core activities of the bank, deposits and loans। पूरा आज ये जो पूरा हमारा चैप्टर है इसमें we have discussed about these things only, ठीक है। then इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, इस पर क्या कहा गया है कि ये होता क्या है, ये बैंक का रिस्क है विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल, कैपिटल में वेरिएशंस, कैपिटल इज एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स में वेरिएशंस होते हैं, एंड ऑल्सो उसके अर्निंग्स में वेरिएशंस हो जाते हैं, लाइक इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है इसके अर्निंग्स है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम। ये तो हमारा इंटरेस्ट इनकम हो गया। देन देयर आर अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम, वेरियस अदर एक्सपेंसेस लाइक स्टाफ को मनी देना है, ये वो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। एडवर्स मूवमेंट्स में जो वेरिएशंस आ जाते हैं दैट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट रिस्क रिलेटेड टू द बैंकिंग बुक, ठीक है। बैंकिंग बुक में यू विल सी एसेट्स, लायबिलिटीज लाइक लोन्स, एडवांसेस, लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स होंगे, ऑफ बैलेंस शीट सम एक्सपोजर्स होंगे, एंड अदर नॉन इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस आपके बैंकिंग बुक में आ जाते हैं, तो कोर बिजनेस आ जाता है। बट देयर ऑल्सो देयर इज रिस्क ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट वेरिएशन, एंड वो हम इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक कहते हैं। आरबीआई एक्चुअली जो भी सिक्योरिटीज हैं बैंकिंग बुक में आपने जिनको लिख रखा है उसमें ट्रेडिंग करने नहीं देता, बिकॉज ये काफी कोर एक्टिविटी है एंड इट हैज टू बी सेफ। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क रिलेटेड, तो बासिल 3 के पिलर 2 में हमने सुपरवाइजरी जो रिव्यू प्रोसेस है, एंड वी हैव सीन कि देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग एडिशनल कैपिटल विथ रेस्पेक्ट टू रिस्क दैट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली कैप्चर्ड इन पिलर 1, ठीक है। पिलर 1 में जो कैप्चर नहीं हुआ, ऐसा एक इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक हो गया, तो पिलर 2 के बेसिस पर वी हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एंड ये बैंक स्पेसिफिक होता है, कोई खास इसके नॉर्म्स नहीं है, बट या बैंक स्पेसिफिक है। तो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट स्किल्स क्या है ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज इन द बैंक, लाइक पीपल के एंड प्रोसेसेस के, एंड कैसे बैंकिंग पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कर सकते हैं। लेट्स से मैच्योरिटी में वेरिएशन हो गया, 1 ईयर 1000 ऐसा हमने मैच किया था, बट ये
6 मंथ्स में ही वापस आ गया। तो आर यू एबल टू रीबैलेंस? 1 ईयर वाले के लिए और कुछ मैच कर पा रहे हैं या फिर किसी को लोन दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं आप, तो दैट इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग द बैंकिंग बुक पोर्टफोलियोस। तो उसके बेसिस पे यू कैन जस्ट असेस हाउ मच कैपिटल यू आर वांटिंग टू प्लेस। देन एनहांस्ड गाइडलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं आरबीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पर गवर्नेंस रिलेटेड गाइडलाइंस है फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। गवर्नेंस में आ जाता है कि रिस्क एपेटाइट बैंक का कैसा है, बेस्ड अपॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क आप जो है बैंकिंग बुक में ले सकते हो। बिकॉज बैंकिंग बुक इज कोर एक्टिविटी, उसमें रिस्क लेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ ह्यूज लॉस दैट कैन हैपन टू द बैंक डिपार्टमेंट्स। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग आपको करना है कि ये रिस्क किस तरीके का हमारा आ रहा है, आर वी एबल टू रिड्यूस इट, मिटिगेट इट, एलिमिनेट इट, दैट यू हैव टू सी। क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट अटेंशन एंड एस्केलेशंस अगर हैं किसी लेट्स से देयर इज अ इश्यू दैट लोअर जो हमारी टीम से दे आर अनेबल टू हैंडल, तो एस्केलेट इट टू द हायर मैनेजमेंट, देन एस्केलेट इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का रिस्क जो है सारे प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज में इनहेरेंट है। देन फाइनली इंडिया से रिलेटेड चीजें, एंड वी विल आल्सो सी कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, इससे रिलेटेड आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक किसको कंप्यूट करना है, एंड उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक वैल्यू एंड अर्निंग्स लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चीजों पे क्या है वो भी देखना है। डिफरेंट शॉक सिनेरियोस में देखना है ये चीज, रिस्क प्रोफाइल किस तरीके का है बैंक का, एंड आईसीएपी जो पॉलिसी है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटेड असेसमेंट का प्रोसेस है ये इंटरनल बैंक का, तो आईसीएपी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। उसके बेसिस पर यू हैव टू सी कि IRRBB वाला रिस्क जो है उस पर कितना कैपिटल मेंटेन हो रहा है, इज मोर रिक्वायर्ड व्हाट। ठीक है, हिस्टोरिकल हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस को लेना है, स्ट्रेस सिनेरियोस को, एंड सीवियर देन ऑर्डिनरी ये होते हैं ऐसे स्ट्रेस सिनेरियोस 6 जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं शॉक सिनेरियोस को। तो उसके बेसिस पर यू हैव टू असेस की वॉट एवर कैपिटल यू आर मेंटेनिंग इज हाउ मच इट वुड बी एंड इज इट सफिशिएंट एट द लेवल ऑफ द बैंक। ठीक है, असेस करना है इस चीज को भी, कैपिटल मेंटेनेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनली ये इस तरह का जो है ये तो आरबीआई ने कह दिया, बट बैंकिंग जो हमारा बासिल कमीशन जो है ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसने स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए हैं IRRBB के, और ये 2016 में आया था, 2018 में वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट हुआ, इंडिया में 2019 तक इंप्लीमेंट हुआ। So this is the everything related to the interest rate risk management. Let us just answer this particular question. As per the RBI guidelines on interest rate risk on banking book, clearly defined risk appetite statement for IRRBB is approved by. रिस्क एपेटाइट का स्टेटमेंट किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी या रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द राइट आंसर। थैंक यू।